कानपुर में हिस्ट्री शीटर विकास दुबे का घर गिरा दिया गया है। जेसीबी मशीन से पुलिस ने घर को पूरी तरह से तोड़ दिया है। विकास दुबे के घर पर ही पुलिस वालों पर हमला किया गया था। चौबेपुर के थानाध्यक्ष विनय तिवारी को निलंबित कर दिया गया है। एसओ विनय तिवारी पर हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को गोपनीय सूचना देने का शक है। विनय तिवारी से पूछताछ भी की जा रही है। कानपुर मामले में यूपी पुलिस ने विकास दुबे और उसके साथियों को पकड़ने के लिए 100 टीम बनाई हैं। करीब 10,000 जवानों को बदमाशों की तलाश में लगाया गया है। ये टीमें अलग अलग जिलों में बदमाशों को ढूंढ रही हैं। सूत्रों के मुताबिक विकास दुबे कोर्ट में सरेंडर कर सकता है। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे की तलाश में यूपी पुलिस मध्य प्रदेश के बॉर्डर तक पहुंच गई है। पुलिस को आशंका है कि बदमाश बीहड़ में छिपे हो सकते हैं। यूपी पुलिस की 25 टीम इस इलाके में विकास दुबे को ढूंढ रही हैं। सिविल पुलिस के अलावा यूपी एसटीएफ भी कानपुर घटना के दोषियों की तलाश कर रही है। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे ने नीलामी में सरकारी नंबर वाली कार भी खरीदी। बिना रजिस्ट्रेशन कराए कार का इस्तेमाल भी वो कर रहा था। सूत्रों के मुताबिक विकास दुबे सरकारी नंबर वाली गाड़ी का इस्तेमाल कर रहा था। कानपुर मुठभेड़ में शहीद हुए डिप्टी एसपी देवेंद्र कुमार मिश्रा का कानपुर में भैरव घाट पर अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनकी बेटी वैष्णवी ने पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी। इस मौके पर उन्हें पुलिस की ओर से आखिरी सलामी भी दी गई। पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी इस मौके पर मौजूद रहे। कानपुर में बदमाशों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए यूपी पुलिस के जवान सुल्तान सिंह का पार्थिव शरीर देर रात झांसी जिले के भोजला गांव पहुंचा। गांव में शहीद को गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अंतिम सलामी दी गई। इसके बाद गांव के ही शमशान घाट में शहीद जवान का अंतिम संस्कार कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कानपुर में शहीद हुए 8 पुलिसकर्मियों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने कानपुर में शहीदों को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवार के साथ संवेदना जताई। यूपी के पुलिस महानिदेशक हितेश चंद्र अवस्थी ने कहा कि हत्यारे जल्द पकड़े जाएंगे। यूपी में अपराधियों के खिलाफ फिर से ऑपरेशन क्लीन चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के डीजीपी को निर्देश दिया है। हर जिले में अपराधियों की जानकारी तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। हिस्ट्री शीटर और अपराधियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाने की तैयारी कर ली गई है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। लेह में चीन को खरी खरी सुनाने के बाद पीएम मोदी ने आज भी चीन को बुद्ध नीति का पाठ पढ़ाया। पीएम मोदी ने कहा कि आज दुनिया के सामने असाधारण चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों का समाधान भगवान बुद्ध के आदर्शों से ही हो सकता है। वो पहले भी प्रासंगिक थे, आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। धर्मचक्र दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया भर के बौद्ध श्रद्धालुओं से संवाद किया। कहा, बौद्ध धर्म लोगों को आदर करना सिखाता है। गरीबों के लिए आदर रखना, महिलाओं को आदर देना इसकी पहचान है। शांति और अहिंसा बौद्ध धर्म का मूल है। धर्मचक्र दिवस पर आज सुबह राष्ट्रपति भवन में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सुबह 9 बजे कार्यक्रम का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। पीएम नरेंद्र मोदी और मंगोलिया के राष्ट्रपति भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम से जुड़े। प्रधानमंत्री मोदी के लद्दाख दौरे से चीन में बेचैनी बढ़ी। प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर चीन को सफाई देनी पड़ी। चीन ने कहा, हम विस्तारवादी नहीं हैं। 14 में से 12 देशों के साथ शांतिपूर्ण ढंग से सीमा विवाद सुलझा लिया गया है। वहीं चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों देशों में सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर बात हो रही है। कोई भी पक्ष हालात बिगाड़ने वाले कदम न उठाए। प्रधानमंत्री मोदी के लेह दौरे से पाकिस्तान में भी बेचैनी बढ़ी। पीएम मोदी के भाषण के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा स्थिति के बारे में बात की गई। बैठक के बाद बताया गया कि पाकिस्तान हर कीमत पर अपनी संप्रभुता की रक्षा करने के लिए तैयार है। लद्दाख में भारत ने सेना की एक और डिवीजन तैनात कर दी है। इसके साथ ही केवल पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना की कुल 4 डिवीजन हो गई हैं। अब यहां भारतीय सैनिकों की संख्या 60,000 हो गई है। अक्साई चिन से लगी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भी सेना मुस्तैद है। चीन के खिलाफ भारतीय सेना के साथ सीक्रेट डील के लिए जापान तैयार हो गया है। जापान ने भारत के साथ खुफिया सूचना साझा करने के लिए अपने कानून में बदलाव किया है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बाद जापान का भारत से भी समझौता।
हांगकांग में चीन की ज्यादतियों के खिलाफ चल रहा आंदोलन भारत भी पहुंच गया है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में तिब्बती समुदाय के लोगों ने हाथों में प्लैकार्ड लेकर चीन के खिलाफ नारे लगाए। तिब्बतियों ने हांगकांग की जनता को लोकतांत्रिक अधिकार देने और तिब्बत को आजाद करने की मांग की। अमेरिका के न्यूयॉर्क में चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। टाइम्स स्क्वायर पर लोगों ने बॉयकॉट चाइना के नारे लगाए। भारत, ताइवान और तिब्बत के लोगों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। चीन के सामानों के बहिष्कार पर जी न्यूज की मेड इन इंडिया मुहिम को पूरे देश से समर्थन मिल रहा है। दिल्ली के दो सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक मार्केट भगीरथ प्लेस और लाजपत राय मार्केट में चीन के सामानों की बिक्री में भारी कमी आई है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। आज होने वाली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक रद्द कर दी गई है। अब ये बैठक सोमवार को होगी, जिसमें ओली की कुर्सी पर फैसला लिया जा सकता है। यूपी सरकार ने चीन को बड़ा झटका देते हुए कानपुर और आगरा मेट्रो के टेंडर रद्द कर दिए हैं। यूपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने इन दोनों जिलों में मेट्रो चलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय टेंडर मंगवाए थे, जिनमें 4 कंपनियों ने भाग लिया था। टेंडर की दरों का आकलन करने के बाद चीन की कंपनियों को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। भारत में प्रतिबंध किए गए ऐप को लेकर चीन रणनीतिक तैयारी कर रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो इसे लेकर जरूरी कानूनी पहल करेगा। 2 दिन पहले भारत सरकार ने चीन के 59 ऐप पर रोक लगा दी थी। इनमें से कुछ ऐप काफी लोकप्रिय भी थे। देश में साइकिल बनाने वाली कंपनी हीरो ने चीन के सामानों के बहिष्कार का फैसला लिया है। हीरो ने अगले 3 महीने में चीन के साथ 900 करोड़ का व्यापार रद्द कर दिया है। हीरो कंपनी अब दुनिया के दूसरे देशों के साथ साझेदारी तलाश करेगी। दिल्ली दंगों की जांच कर रही स्पेशल सेल ने बड़ा खुलासा किया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक दंगों में विदेशी फंडिंग के सुराग मिले हैं। एक आरोपी ने मलेशिया जाकर जाकिर नाइक से भी मुलाकात की थी। बीती फरवरी में हुई हिंसा पर पुलिस ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अगली बैठक 18 जुलाई को होगी। मंदिर के लिए 3 एकड़ जमीन को समतल किया जा चुका है। अब नींव रखे जाने की तैयारी है। ट्रस्ट ने इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को भी चिट्ठी लिखी है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 22,771 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे में 442 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 6,48,000 पहुंच गई है। इनमें से 3,94,000 लोग ठीक हो चुके हैं और 2,35,000 अब भी संक्रमित हैं। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 2,520 नए मामले सामने आए, जबकि 59 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 94,000 से ज्यादा हो चुकी है। कल दिल्ली में सबसे ज्यादा 24,000 टेस्ट किए गए। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीज बढ़कर 1,92,000 हो गए हैं। बीते 24 घंटे के दौरान महाराष्ट्र में 6,364 नए केस सामने आए, जबकि इसी दौरान यहां कोरोना से 198 लोगों की मौत हो गई। मुंबई में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 82,000 हो गई है। मुंबई में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना से 73 मौतें हुई। वहीं मुंबई के धारावी में पिछले 24 घंटे में 8 नए केस सामने आए। कोरोना ने मुंबई में त्योहारों के दौरान होने वाले कारोबार को भी ठंडा कर दिया है। कोरोना के चलते दही हांडी उत्सव और गणेशोत्सव की रौनक फीकी रहेगी। इसलिए इससे जुड़े मूर्तिकारों और कारोबारियों की कमाई पर भी असर पड़ना तय है। दिल्ली में जामा मस्जिद के दरवाजे आम लोगों के लिए खोल दिए गए हैं। सुबह 9 बजे से लेकर रात 10 बजे तक लोग मस्जिद में आ सकते हैं। फिलहाल दिन में 4 बार नमाज पढ़ी जा सकती है। लॉकडाउन के नियमों के चलते सुबह 4:15 बजे की नमाज की इजाजत नहीं दी गई है। महाराष्ट्र में पुणे से सटे पिंपरी चिंचवाड़ इलाके में रहने वाले एक व्यक्ति ने कोरोना से बचने के लिए सोने का मास्क बनवाया है। इस व्यक्ति को बचपन से ही सोने की चीजों का शौक है। इनके सोने से बने इस मास्क की पूरे शहर में चर्चा हो रही है। असम के नौगाम जिले में सामाजिक दूरी के नियम तोड़कर सैकड़ों लोग जमा हुए। ये लोग धार्मिक नेता मुफ्ती खेरुल की अंतिम यात्रा में शामिल हुए थे। ज्यादातर लोग बिना मास्क के ही दिखे। पाक अधिकृत कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान में फैला कोरोना संक्रमण अब पाकिस्तानी सेना में भी पहुंच गया है। इन इलाकों में तैनात पाकिस्तानी सेना के 53 जवानों और अधिकारियों की अब तक कोरोना से मौत हो चुकी है। पिछले 1 महीने में पाकिस्तान की सेना में कोरोना के 2500 मामले सामने आए हैं, जिनमें 827 सक्रिय मामले हैं। मुंबई का मौसम बदल गया है। समंदर में ऊंची ऊंची लहरें किनारे से टकराई। मौसम विभाग पहले ही मुंबई में 4 मीटर से ऊंची लहरें उठने की चेतावनी दे चुका था। प्रशासन ने लोगों को समंदर के किनारे जाने से रोक दिया है।
असम में बाढ़ ने 33 में से 23 जिलों को अपनी चपेट में ले लिया है। वहां पर अब तक 35 लोगों की मौत हो चुकी है। हजारों लोग बेघर हो गए हैं। लगातार बारिश की वजह से राज्य के करीब 9 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं। असम में बराक घाटी की नदियों को छोड़कर बाकी नदियों में जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से सिलीगुड़ी के कई हिस्सों में पानी भर गया। सिलीगुड़ी में बहने वाली महानंदा नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। दिल्ली के चिल्ला गांव के पास दिल्ली पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर ने बुजुर्ग महिला को कार से कुचल दिया। जब लोगों ने सब इंस्पेक्टर को रोकने की कोशिश की तो उसने महिला को दोबारा से टक्कर मारकर भागने की कोशिश की। उसकी ये करतूत सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस ने दारोगा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बम बनाते समय 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कल देर रात को कुछ लोग बम बना रहे थे और इस दौरान बम बांधते समय ब्लास्ट हो गया, जिससे मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई। घटना की खबर मिलते ही इलाके में पुलिस तैनात कर दी गई। यूपी के महाराज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से सिलीगुड़ी के कई हिस्सों में पानी भर गया है। सिलीगुड़ी में बहने वाली महानंदा नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। यूपी के महाराजगंज जिले में विस्फोटक पदार्थ खाने से एक सांड बुरी तरह से जख्मी हो गया। जानकारी के मुताबिक कुछ शरारती लोगों ने जंगली सुअर को मारने के लिए बम बनाकर चारों तरफ रखा था, लेकिन घास चरते हुए सांड ने विस्फोटक पदार्थ भी खा लिया। तमिलनाडु के रामेश्वरम में आज पंबन पुल को खोला गया है। रामेश्वरम में समंदर के ऊपर बने पंबल पुल को जहाजों के गुजरने के लिए खोला जाता है। समंदर पर बने इस पुल पर ट्रेन दौड़ती है। छोटे जहाजों और फिशिंग बोट्स को रास्ता देने के लिए इस पुल को बीच से खोला जाता है। बिहार के बेतिया में बाइक सवार 2 बदमाशों ने महिला के गले से चेन छीन ली। अचानक हुई घटना से पीड़ित महिला घबरा गई। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश वहां से भाग गए। चेन लूटने की यह घटना वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। हरियाणा के यमुनानगर में मारपीट का वीडियो वायरल हो गया है। नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले एक युवक पर बदमाशों ने तलवार और लाठी डंडों से हमला कर दिया। स्थानीय लोग अभी भी मामले में कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.